गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को हेनरीज लॉ उसके क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। लिमिटेशन, एप्लीकेशन, मींस जो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था वो था गैस इन लिक्विड। अब आने वाले टाइम में देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं जो हमें पढ़ने हैं। 9 टाइप के एग्जाम्पल करा चुकी हूँ, बट जो मेन थे वो 3 टाइप के थे जो आपके सिलेबस में है। मींस एक था हमारे पास जो सॉल्यूशन था, मैं बता देती हूँ, एक था सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा था लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा था गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो गैस एंड लिक्विड के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। मीन्स हेनरी लॉ में ये सारा कुछ जान चुके हैं, क्या सोल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, फॉर्मूला क्या था इसका, ग्राफ कैसा बना था, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, सब बातों के बारे में हमने हेनरीज लॉ में पढ़ लिया था। अब बारी आती है सॉलिड इन लिक्विड की एंड लिक्विड इन लिक्विड की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इन तीनों सॉल्यूशन में जो मेन सॉल्वेंट है वो एक ही है। मीन्स लिक्विड जो है वो सोलवेंट है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में हम लिक्विड को लेकर चल रहे हैं, सोलवेंट। ठीक है, और जो सॉलिड सोल्यूट है, एक बार लिक्विड सोल्यूट आया था और एक बार गैस सोल्यूट आया था। ठीक है, तो अब हम लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, मीन्स लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जो किसने दिया था, राउल्ट्स लॉ ने। राउल्ट्स मीन्स ये एक साइंटिस्ट है जिनका मतलब FM राउल्ट बोल देते हैं इन्हें हम। आप राउल्ट्स लॉ याद कर लेना। अब मेन डिस्कस जो आती है वो आती है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मीन्स लिक्विड इन लिक्विड आज हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड इन लिक्विड को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आते हैं लिक्विड इन लिक्विड पे। सबसे पहली बात आती है लिक्विड इन लिक्विड में, वही बात, सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो, लिक्विड ही सोल्यूट है और लिक्विड ही हमारे पास सोलवेंट है। तो हमारे पास सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो देखो, लिक्विड इन लिक्विड को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास मेन प्रॉपर्टी है, मेन जो फैक्टर है वो आता है वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर लिक्विड जो होते हैं वो वेपर बनाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो इसीलिए इसको पढ़ाने से पहले मुझे आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताना पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं इसे, कि सबसे पहले देखते हैं हम जो मेन प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, ये होती क्या है। देखो भाई, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। जैसे कि आप लोग इसे देखोगे, देखो इस कंटेनर में, ये देखो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है मैंने, ये लिक्विड है। आप सभी को पता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, वेपर स्टेट में। देखो वेपर, ये मैंने पॉइंट लगाए हुए हैं कि वेपर आ रहे हैं, बन रहे हैं। फिर देखो, अब एक स्टेज ऐसी आती है जब जितने वेपर बनने थे बन चुके, अब अगर और ज़्यादा उसके वेपर बनेंगे तो वापस जो कंटेनर है उसके जो वेपर हैं वो फिर से लिक्विड स्टेट में आने लगेंगे। इट मीन्स आप लोग इसे इवेपोरेट कर रहे हो, तो इवेपोरेशन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो एक टाइम पर कंडेंसेशन की स्पीड के क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, हम कहते हैं ना, जैसे हम ये कहते हैं कि हमने पानी बॉईल किया और हमने क्लोज कंटेनर लिया है। देखो क्लोज है, ऊपर से क्लोज है तो वेपर बनेंगे और वेपर बाहर नहीं जाएंगे। वेपर बनेंगे तो अब उन वेपर को जगह चाहिए, अब वो अपनी जगह बनाने के लिए दीवारों पे टकराएंगे। मीन्स देखो, ये वॉल लिख भी रखा है मैंने, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो कंटेनर है इसके वॉल पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उन्हें जगह नहीं मिलेगी तो फिर से लिक्विड में आना शुरू करेंगे। भाई जैसे जैसे होता है ना, हम देखो कई बार आपने देखा होगा, हम पानी गर्म करते हैं, क्लोज कंटेनर है, हमने टेम्परेचर जो है वो एक पर्टिकुलर रखा, उसके बाद हमने मतलब हीट देना बंद कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ऊपर पार्टिकल्स बूंद बूंद की फॉर्म में आ गए थे वो वापस से कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे इसमें भी हमने जो एक मीन्स थर्मोस्टेट, देखो नीचे थर्मोस्टेट मतलब कि थर्मो मतलब हीट, स्टेट मतलब रेस्ट में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हमने रखा तो हमने क्या देखा कि एक स्टेज पर आने के बाद जो वेपर थे, जो मतलब लिक्विड से जो ये वेपर बन रहे थे वो जितने बनने थे वो बन चुके। उसके बाद अगर क्या होगा कि अगर और वेपर उसमें से बनेंगे तो वो जो वेपर है वो लिक्विड में आना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल चीनी का लिया था कि हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो एक स्टेज आने के बाद वो घुलना बंद कर देगी,
इट मीन्स उस टाइम क्या होगा हमारे पास कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बता चुके हो कि जितना हम डिजोल्व करना चाह रहे थे कि अगर एक और चीनी का दाना उसमें घुलता है तो दूसरा दाना जो है वो क्रिस्टल बना लेता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब इन्हें हम एक्सपेरिमेंटली ही मेज़र करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप कैसे देखोगे, देखो लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इक्विलिब्रियम स्टेज होती है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन है, मींस लिक्विड से जब वेपर में जा रहा है सब्सटेंस, इवेपोरेशन समझ गए ना, इवेपोरेट हो रहा है, वेपर में जब जा रहा है तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कंडेंस मतलब वापस आना, वेपर टू लिक्विड में आना, तो इसी दौरान हम उसके वेपर मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने वेपर बनने थे बन चुके हैं और जो वेपर हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम हम जो प्रेशर जितना एक्सर्ट हो रहा है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, वेपर प्रेशर आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। देखो ये वेपर आए थे ऊपर ड्रॉप ड्रॉप की फॉर्म में, और ये क्या एक्सर्ट करेंगे, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर मतलब इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, पूरी जगह घूमेंगे, मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, वेपर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया गया। कब, व्हेन, जब मतलब हमारे पास जो सिस्टम था उसके अंदर जो अंदर हमने लिक्विड ले रखा है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, और किसके साथ वेपर एक्सर्ट कर रहा है, विद लिक्विड, ये लिक्विड के साथ ही, तो इस लिक्विड की वजह से तो हुआ। और कौन से टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर देते ही जा रहे हो देते ही जा रहे हो देते ही जा रहे हो, नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो वो लिक्विड से वेपर बन रहे हैं वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस लिक्विड के साथ, मीन्स विद लिक्विड, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। या आप ये भी कह सकते हो, देखो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ कि जब उस कंटेनर में जो लिक्विड है उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, तो इट मीन्स, लेकिन इस स्टेज में वो ओपन होगा, है ना, तभी तो एटमॉस्फेयर के बराबर आएगा, लेकिन हमने स्टेज में क्लोज किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा वेपर प्रेशर। आप लोग नहीं, ये नहीं कह सकते कि प्रेशर वेपर जो है वो प्रेशर लगा रहे हैं ये वेपर प्रेशर, नहीं, एक पर्टिकुलर मतलब एक बिल्कुल डेफिनेट डेफिनेशन होती है कि इक्विलिब्रियम में ही जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वेपर के द्वारा उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर, और किसके साथ हो रहा है, विद लिक्विड के साथ, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इक्विलिब्रियम बता दिया मैंने क्या होता है। तो अब देखो, अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मैं लिक्विड इन लिक्विड पढ़ रही हूँ, तो लिक्विड के वो कैसे कंपोनेंट हैं जो बहुत जल्दी वेपर बनाए। भाई हो सकता है हमने एक लिक्विड लिया उसके जल्दी वेपर नहीं बन रहे हो तो हम वेपर देर से मेज़र कर पाएंगे, एक के जल्दी बन जाते हो, तो ये फैक्टर आते हैं। ये फैक्टर मैंने पहले करा दिए थे, लेकिन एक बार उनसे रिलेट करते हुए ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। पहला जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, देखो आप लोग बुक में से पढ़ सकते हो, बुक की कोई लाइन भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है आप लोगों के पास मेरे नंबर नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, और फिर भी नंबर ना हो तो एक दूसरे से ले लेना, मिल ही जाएंगे, लेकिन हाँ, और ये ना हो डाउट ज़्यादा लंबे समय तक आप रखो। ठीक है, मुझसे नहीं तो अंकुर सर से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके भी नंबर आपके पास हो, पर डाउट ज़्यादा दिन तक मत रखना। और दूसरी बात ये भी है कि या फिर उस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना, जब भी आपको लगे कि स्कूल में फेस टू फेस आएगा समझ में तब आप पूछ लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। देखो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जितना लिक्विड का फोर्स वीक होगा, आप समझो कि अगर फोर्स वीक हुआ मीन्स, मान लो एक बोतल है, उस बोतल में आपके पास अल्कोहल है, इथेनॉल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़ा हुआ है, तो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में वीक है, ठीक है, तो आप सोचो जल्दी वो बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटेगा तो उसके वेपर जल्दी बनेंगे। ऐसे ही अगर कोई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, मैं ये नहीं कह रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक या स्ट्रॉन्ग है, वो कंपेरेटिवली हम देखते हैं दूसरे के कंपेयर में। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है उससे वो
लिक्विड दूसरे पार्टिकल के मतलब लिक्विड के उस दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर फोर्स स्ट्रोंग है तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी दोगे तो उसके वेपर भाई ज़्यादा एनर्जी पे बनेंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर टूटेगा ना वो, तो लेस वेपर बन पाएंगे। इतनी देर में वीक वाला बना भी लेगा वेपर, इतनी देर में ये बना नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो मतलब डिपेंड करता है नेचर कैसा है। फिर सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। आप सोचो, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे जैसे उस कंटेनर को हीट दोगे, वैसे वैसे उसकी क्या होगी, उसमें जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मींस वो मोशन में जाएंगे, और मोशन में जाएंगे तो धीरे धीरे वो अपनी स्टेज से अपनी जो दूसरी स्टेज है मींस लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये दो फैक्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि खाली लिक्विड है तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड के वेपर ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें सॉलिड मिला दिया, सोच के देखो, मैं वैसे एग्जांपल ले रही हूँ कि पानी के आपने वेपर बनाए तो ज़्यादा बनेंगे, लेकिन चीनी भी पानी में मिला दी तो चीनी वो स्थान घेर लेगी ना, वो शुगर पार्टिकल जो है वो उस वाटर का की जो जगह है उसको घेर लेगा, और कुछ पार्टिकल्स को वेपर नहीं बनने देगा। ठीक है, चलो ये तो खैर एग्जाम्पल था। मेन बात ये आती है कि लिक्विड हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अभी लिक्विड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड इन लिक्विड के में, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड में दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही वेपर बनाएंगे, और सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिड तो नहीं बनाता। ठीक है ना, तो लिक्विड बनाएगा तो लिक्विड इन लिक्विड में वेपर ज़्यादा बनते हैं, इसलिए। और मैं पढ़ भी लिक्विड इन लिक्विड रही हूँ, इस नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, बस याद आ गई तो आपको बता दिया। देखो, इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि एक तो डाइथाइल ईथर है, ठीक है, और एक इथाइल अल्कोहल है। तो डाइथाइल ईथर का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे इथाइल अल्कोहल से। वही बात आ गई नेचर। ठीक है, तो अब ये तो हो गए फैक्टर कि किस किस फैक्टर के ऊपर जो ये वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो मैंने जो है वो लिखा है यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हो कि राउल्ट्स लॉ में आप क्या क्या पढ़ोगे। एक बार वो समरी लिख देते हैं, उस तरीके से लिख दिया, पूरी समझ नहीं आएगी क्योंकि जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप समझ पाओगे। मैंने बताया था कि लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड को आप राउल्ट्स लॉ में पढ़ोगे, तो मैं अब ये पढ़ा रही हूँ आपको लिक्विड इन लिक्विड। इसी में आगे फिर आगे आइडियल नॉन आइडियल ये सॉल्यूशन आते जाएंगे, जैसे जैसे आएंगे तब आपको एक बार दोबारा दिखाऊंगी ये, फिर आप समझ जाओगे। अभी आप ये समझ के चलो कि ये पढ़ा रही हूँ और इसके बाद ये आएगा आपके पास। तो चलते हैं हम लिक्विड इन लिक्विड को डिटेल से पढ़ने के लिए। तो देखो भाई, लिक्विड इन लिक्विड में सबसे पहले बात आती है कि वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो खुद रखे रखे वेपर बना, खुद बैठे बैठे वेपर बनाने शुरू कर देते हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आपको जैसे वेपर प्रेशर जानना ज़रूरी था, ऐसे ही एक डेफिनेशन वोलेटाइल ये जाननी ज़रूरी है। और आप ये मान के चलो कि अगर केमिस्ट्री आप लोग लेते हो आगे, तो वोलेटाइल तो आपके कभी पीछे छोड़ेगा ही नहीं। मीन्स ये है क्या वोलेटाइल? वोलेटाइल मतलब ऐसा होता है कि एक सब्सटेंस ईजिली अपनी स्टेट चेंज कर दे, मीन्स वेपर स्टेट में आ जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तुरंत तभी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अगर कभी देखो, लड़कियों ने खास करके, कि जो थिनर होता है, नेल पेंट रिमूवर जो होता है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया जाए तो वो उड़ने शुरू कर देता है। कि पता तो नहीं चलता, लेकिन कम होना शुरू हो गया तो पता चल रहा है कि भाई वो वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पर ही वो क्या करेगा, वेपर स्टेट में चेंज जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे सब्सटेंस हमने लिए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे वेपर जल्दी बनेंगे, क्योंकि वीक फोर्स होता है उनमें। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिखे हैं। अल्कोहल अगर आपने लिया है तो भी उसके जल्दी वेपर बनते हैं। एसीटोन वही नेल पेंट रिमूवर में यूज़ करते थे इससे पहले, अब तो कुछ इसकी मतलब हार्मफुल इफेक्ट आने लग गए, तो अब इसका यूज़ उसमें बंद कर दिया। परफ्यूम है, परफ्यूम के अंदर भी ये वोलेटाइल होते हैं, पता है तो सभी को। ठीक है, एक रूम टेम्परेचर पे ही क्या करने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। तो वोलेटाइल पता लग गया आप लोगों को, जो लिक्विड होते हैं वो होते हैं वोलेटाइल। सॉलिड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि वो उड़ते थोड़ी ना है वेपर में। अब चीनी है, बैठी बैठी थोड़ी ना वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी नहीं होगी वो, तो ऐसे ही नमक है, ऐसे थोड़ी ना तुम हीट करोगे तो नमक जो है वो वेपर स्टेट में आ जाएगा, नहीं। तो हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। चलो अब देखो, अब राउल्स लॉ कहता क्या है, सेम हेनरी लॉ की तरह है, बट एक बात याद रखना, जो हेनरी लॉ है उसके अंदर आपने ऊपर से गैस को लिक्विड में प्रेशराइज करके उसके अंदर डाला था, लेकिन इसके अंदर
जो गैस है वो उसके खुद की लिक्विड की है, मीन्स लिक्विड के खुद के ही वेपर बन रहे हैं, वही वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर अलग से गैस लाकर डाली गई थी, वो मतलब प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी। ध्यान रखना ये बात, राउल्ट्स लॉ में और जो हमारे पास हेनरीज लॉ, उनमें यही डिफरेंस है। ठीक है, आगे वैसे बता दूंगी, बट फिर भी कि एक में तो क्या है, दो सब्सटेंस है, गैस इन लिक्विड, गैस अलग से ली गई है और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और इसमें हमारे पास जो लिक्विड है उसी के ही वेपर बनने शुरू हो जाएंगे और वो वेपर ही प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ को। सेम हेनरी लॉ की तरह ही वही कि पार्शियल प्रेशर ईच कंपोनेंट, मतलब हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा। लिक्विड इन लिक्विड में ये सोल्यूट हो गया और ये सोलवेंट हो गया, तो इसके भी अपने क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। फिर जो सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, इसके भी अपने क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। दूसरा वाला जो है लिक्विड, इसके भी क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। तो इट मीन्स पहले अगर मैंने एक कंटेनर में ये वाला लिक्विड, देखो इस कंटेनर में मैंने लिया तो इसके वेपर बने, दूसरे कंटेनर में मैंने ये लिया, इसके वेपर बने और क्लोज है, तो दोनों के वेपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेम हेनरी लॉ की तरह ही कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मीन्स चाहे सोल्यूट हो चाहे सोलवेंट हो, इसमें दोनों ही लिक्विड है तो दोनों की ही प्रेशर बनेंगे। सॉल्यूशन में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वेपर के द्वारा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। ये मैं आगे बता भी चुकी हूँ क्यों होता है। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब देखो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, और ये कांस्टेंट मैंने लगाया है पी नोट। ये पी नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे हेनरी में के एच था, ऐसे राउल्ट ने यहाँ पी नोट लगाया। वो पी नोट से क्या बता रहा है कि पी नोट वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। प्योर में समझे भाई, अगर मेरे पास यहाँ पर एक लिक्विड होता है और लिक्विड अगर अकेला है, मीन्स उसमें कोई भी सब्सटेंस मैंने ऐड नहीं किया, तो वो प्योर स्टेट में होगा, तो उस वक्त उसके वेपर जितने बनेंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर उसने लिखा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और P इज इक्वल टू पी नोट एक्स, और पी नोट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होते हैं वो डिपेंड करता है कि x की वैल्यू अगर तुम 0 रखते हो तो प्रेशर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वही है मोल फ्रैक्शन। भाई जब वेपर ही नहीं बने तो मोल फ्रैक्शन कहाँ से आएंगे, मोल्स कहाँ से आएंगे, मोल्स नहीं आएंगे तो प्रेशर कहाँ से एक्सर्ट होगा, तो P 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप सोचो x अगर 1 होता है, यहाँ पर ये x 1 अगर होता है, इट मीन्स कि इसके जो मोल फ्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है ना, x1 + x2 1 होता है, तो अगर 1 हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर उस वक्त देखो x को 1 रखोगे तो पी नोट नहीं आ जाएगा, मीन्स प्योर में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बाकी आगे आता रहेगा ये। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना कि सॉलिड लिया है, ये देखो सॉरी सोल्यूट लिया है, ये लिक्विड, जो ये लिक्विड है इसके लिए क्या हो गई वैल्यू, सोल्यूट मोल फ्रैक्शन x1, सोलवेंट के लिए मोल फ्रैक्शन x2 मान लिए, लेट करके चल लेते हैं। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर इसके लिए P1 और इसके लिए P2 मान लिया। ठीक है, तो चलो अब ये लो इन दोनों में अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले अलग अलग बीकर में करते हैं, फिर इन दोनों को मिक्स करके करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, देखो यहाँ देख सकते हो, सोल्यूट के लिए भी मैंने लिख रखा है और सोलवेंट के लिए भी लिख रखा है। तो देखो भाई सोल्यूट लिया है मैंने P1 मान लिया, आप लोग ज़रूरी नहीं है P2 मान सकते हो। सपोज कर लिया कि सोल्यूट के लिए पार्शियल प्रेशर P1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 नोट x1। ऐसे ही आप अगर A मानना चाहो तो A मान सकते हो। ऐसे ही सोलवेंट के लिए क्या होगा, वही ये बीकर है, इसमें पानी है, मान लो सपोज करो ये बंद है, तो इसमें से वेपर बनेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वेपर बनेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स उसके बढ़ेंगे, मीन्स हमारे पास उसके मोल फ्रैक्शन आएंगे, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के। ठीक है,
तो हमारे पास हम ले सकते हैं P2 के केस में ले रहे तो यहाँ P2 आ गया, X2 आ गया और कांस्टेंट का साइन हटाया तो P2 नोट आ गया। तो यहाँ मैंने PB की फॉर्म में लिख दिया, मर्जी है। टोटल अगर मैं कहूँ, अब इन दोनों को मिक्स कर देती हूँ। एक बीकर ये था, इसमें लिक्विड था, एक बीकर ये है, इसमें लिक्विड है। अब मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, मिक्स, मीन्स टोटल वेपर प्रेशर में फाइंड आउट कर रही हूँ। इट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो PA की वैल्यू पुट करोगे, ये PA की वैल्यू रही, PB की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे। आप लोग देखो, देख सकते हो, दोबारा से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये PA की वैल्यू है, यहाँ रख दोगे, ये PB की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दोगे और दोनों को आप ऐड कर दोगे। देखते हैं आगे। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ था मैंने, P इज इक्वल टू ए को B में ऐड कर दिया, मीन्स PA प्लस PB। एक बात याद रखना, दोनों के वेपर अलग अलग बनेंगे, मतलब एक के ज़्यादा हो सकते हैं, एक के कम हो सकते हैं, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड है। एक लिक्विड, भाई मान लो मैंने यहाँ पर कुछ और लिया है, दूसरा लिक्विड कुछ और लिया है, ठीक है। एक अल्कोहल ले लिया, एक वाटर ले लिया। तो अल्कोहल के आपको पता है कि 78 डिग्री पर क्या होता है, उसके वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, और वाटर के 100 पे बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के वेपर प्रेशर सेम होंगे, ठीक है भाई। तो PA प्लस PB दोनों को ऐड किया। PA की मैंने वैल्यू पुट की X से P नोट है, PB की मैंने की X भी P नोट भी, ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला याद करो कि XA प्लस XB किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता ही है, 1 के होता है ना। तो आप अगर XA की वैल्यू पुट करना चाहो XB की फॉर्म में तो क्या लिखोगे, 1 माइनस XB। भाई चाहे मैथ्स हो चाहे बायो, जिसके पास जो भी हो, ये तो छोटी छोटी हमारे पास कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो यहाँ मैंने XB की फॉर्म में लिख दी और P नोट A लिख दिया, देखो, प्लस XB P नोट B, सारा XB की फॉर्म में हो गया ना। तो यहाँ से P नोट A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो P नोट A आ गया, P नोट A को XB से मल्टीप्लाई किया तो P नोट A XB आ गया, प्लस XB P नोट B। चाहो तो इतना कर लेना, या फिर आप इनको ऐड करके ये वैल्यू पुट करके आप लोग छोड़ देना, ठीक है। बट अब इसमें एक ग्राफ आएगा जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे पास वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ एक में और दूसरे वाले बीकर में जब हम ऐड करते हैं तब, और अलग अलग होते हैं तब कैसे चेंज होते हैं। तो उस ग्राफ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोग जैसे देख भी पाओगे, अभी इस ग्राफ को दिखाती हूँ। देखो, ये ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये है, इस ग्राफ में आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं नीचे की तरफ लेकर जाती हूँ ताकि ग्राफ अलग से बना। हाँ भाई, यहाँ देखो, सबसे पहले इस ग्राफ को बताने के लिए मैं कुछ चीज़ें जो आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ वो देख सकते हो आप। आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला था XA प्लस XB बराबर 1, अभी अभी लिखा है मैंने। और ध्यान रखना, ये बात ग्राफ में यूज़ होगी, इसलिए आपको बताई जा रही है। देखो भाई, क्या क्या यूज़ होगा, आपको ये पता होना चाहिए XA प्लस XB बराबर 1 होता है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए अगर XA 0 होगा स्टार्टिंग में, जब XA के नंबर ऑफ मोल्स नहीं बनेंगे, मोल फ्रैक्शन नहीं होंगे। अब इसमें देखो, अगर XA 0 हुआ तो उस वक्त XB की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और अगर XA 1 होता है, 1 रखो यहाँ पर, तो XB की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। अब इन्हीं वैल्यू को अगर मैं जो हमारे पास राउल्ट्स का फॉर्मूला था उसमें रखती हूँ, मीन्स PA बराबर P नोट A XA, PB बराबर P नोट A XB, P नोट B XB, सॉरी। अगर इसी वैल्यू को स्टार्टिंग में जो XA ली, मैं इसको 0 रखती हूँ। देखो यहाँ XA अगर मैं यहाँ 0 रखूँगी तो 0 को अगर P नोट A से मल्टीप्लाई करोगे तो PA 0 आएगा ना। भाई मैं एक बार XA को 0 रख रही हूँ तो मैंने रखा, ये वैल्यू आई, 0 ही आएंगे। अरे भाई, जब मोल फ्रैक्शन ही नहीं है तो वेपर कहाँ से बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी तो क्या हो गया, 0 हो गया। चाहो तो पुट कर लो, चाहे सोच के देख लो। और अगर XA में 1 रखती हूँ इसमें, सोच के देखो आप, 1 मतलब सबसे ज़्यादा बने हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, जितने बनने थे बन चुके वो। तो 1 सबसे ज़्यादा कब होते हैं, जब वो प्योर स्टेट में होता है। तो प्योर स्टेट में PA क्या हो गया, P नोट A होना भी चाहिए। भाई प्योर स्टेट ही तो थी, उसमें वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा बनते हैं प्योर कंपोनेंट के, तो ये बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब PB को देखते हैं, XB को। तो XB अगर 1 है, यहाँ देखो
एक्स बी मैं स्टार्टिंग में ज़ीरो लिया है, एक्स बी ज़ीरो है, वही बात हो गई। फिर से अगर एक्स बी के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ज़ीरो है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बने हैं, तो पी बी प्रेशर कहाँ से एग्जर्ट होगा, वो भी ज़ीरो होगा। और अगर एक्स बी वन है तो पुट करो यहाँ वन, तो वो फिर से प्योर स्टेट में आ गया, पी बी नोट के बराबर हो गया। अब इन वैल्यू से आपको वो ग्राफ बनाना पड़ेगा, और वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। देखो ग्राफ में चलते हैं, अब ये आ गया हमारा ग्राफ, थोड़ी वैल्यू, हाँ क्लियर है अब, ठीक है। इसके बाद मैंने इस ग्राफ को, पूरे ग्राफ को अच्छे से दिखाया भी हुआ है बाद में पूरा करके, अभी ये आप लोगों को बस इतना दिखा रही हूँ ताकि समझ में आए। थोड़ा ठीक कर लेती हूँ इसे। देखो सबसे पहली बात है, आपके पास ये फॉर्मूला था पी ए वाला, पी नोट ए एक्स ए, ऐसे एक पी बी वाला फॉर्मूला था, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी था, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखो कि मैंने इस फॉर्मूले को कंपेयर किया y बराबर एम एक्स से, जैसे कि हेनरी लॉ में किया था। तो y क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो मैं पी ए के लिए भी कह रही हूँ ये फॉर्मूला, और पी बी के लिए भी, तो मैं पी ए पी बी ना लिखकर सीधा लिख दूँ y स्टेज पर वेपर प्रेशर। भाई y तो है p, तो वेपर प्रेशर y पे लिख दे। देखो ये y है, ये लाइन जो ड्रॉ की है y, ठीक है। और ये वाली लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस, तो एम एक्स, एक्स पे कौन है, एक्स ही है, मतलब मोल फ्रैक्शन एक्स पे। भाई फॉर्मूले से ग्राफ बनाने की खुद कोशिश किया करो, क्योंकि अब आप 12th में आ रहे हो, तो 12th में मैथ्स में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन का, वो चैप्टर में आपको पूरा ग्राफ ही बनाना है। बायो वाले बच्चे हैं वो 10th में बनाते आए हैं, इसलिए समझ लो, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्स ए ज़ीरो लेती हूँ, ध्यान से देखना, एक्स ए ज़ीरो लिया, तो अगर एक्स से ज़ीरो है, तो ऊपर मैं बता चुकी हूँ एक्स से ज़ीरो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो पी ए किसके बराबर होगा, पी ए पी नोट ए के, मतलब पी नोट ए मतलब है प्योर में सबसे ज़्यादा बनेंगे वेपर। तो अगर एक्स ए ज़ीरो है तो पी ए कितना होगा, ज़ीरो। एक्स ए अगर ज़ीरो है तो पी ए भी ज़ीरो हो गया। तो देखो उसके लिए मैंने ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ये ओरिजिन पे, भाई एक्स से यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना ये जीरो, और तो वेपर भी जीरो, तो जीरो है तो इस लाइन पे ग्राफ बनेगा ना। देखो ये गोल लगा देती हूँ यहाँ पे, यहाँ बनाया है मैंने, ठीक है। अब आगे चलती हूँ मैं, एक्स से जब वन लेती हूँ, तो बताओ एक्स से अगर वन हो गया तो पी ए पी नोट ए के बराबर हो गया, इट मीन्स सबसे ज़्यादा वेपर। तो एक्स से वन यहाँ है, भाई जीरो से वन की तरफ मैं यहाँ चली, ये एक्स से वन मिला मुझे, तो वन पे अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ है तो वेपर होंगे पी नोट ए, और पी नोट ए सबसे हाई स्टेज होगी, मान लो यहाँ है हाई स्टेज, तो यहाँ के सामने मैं ये ले लेती हूँ, ये बिंदु, ये सामने, इसके सामने वाला लूँगी ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ बन गया, तो इसे बनने से क्या हुआ, इन दोनों लाइन को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। भाई एक इक्वेशन ली थी, उस इक्वेशन से पॉइंट निकालते हैं ना एक बार, एक्स से ज़ीरो रख के एक पॉइंट आया, और एक्स से एक बार वन रख कर एक पॉइंट आया, उन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया बस, और कुछ नहीं किया। सेम ये पोजिशन, यही सिचुएशन जो सेकंड इक्वेशन है पी बी, उसके साथ करनी है आपको, ठीक है। तो पी बी वाले के साथ करते हैं। देखो पी बी वाली इक्वेशन को देखना ज़रा, मैं इसे हटाती हूँ पहले, दोबारा से लेते हैं पी बी वाला करके। पी ए का हमारे पास हो गया, देखो इक्वेशन लिखती हूँ, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, अगर यहाँ पर एक्स ए ज़ीरो था तो एक्स बी कितना होगा, वन, ये तो अंडरस्टूड है भाई, वन, ठीक है। तो एक्स बी वन है, अगर इसे वन पुट करते हो, वन, और यहाँ पी नोट बी, तो पी बी किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट बी के। और अगर एक्स बी वन है, एक्स बी देखो वन है, तो पी बी आया पी नोट बी के, और पी नोट बी मतलब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने पी नोट बी को यहाँ मान लिया मैंने, हाईएस्ट प्रेशर होना चाहिए ना, दोनों को एक साथ हो नहीं सकता। तो एक पॉइंट सेकंड इक्वेशन का एक पॉइंट यहाँ आ गया, भाई पहली इक्वेशन का पॉइंट यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था, तो इससे मैंने ग्राफ खींच दिया था, ये वाला ग्राफ खींचा था।
अब दूसरी इक्वेशन का एक पॉइंट यहाँ आ चुका है। दूसरा ग्राफ देखती हूँ अब मैं, जब मैं एक्स बी की वैल्यू 0 लेती हूँ, सोचो मैंने इसको 0 ले लिया, ये देखो एक्स बी 0 ले लिया, एक्स बी 0 तो पी बी भी कितना होगा, 0 होगा। तो अगर एक्स बी 0 लिया तो एक्स बी 0 है यहाँ पर, और पी बी भी कितना हो गया, 0। प्रेशर भी नहीं बने तो यहीं आ जाएगा ना ग्राफ, भाई प्रेशर के इसी लाइन में आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों चीज़ 0 है। तो इन दोनों को आप मिला दो। जिस बच्चे को ग्राफ बनाने नहीं आते हैं, मैं फिर से कहूँगी 10th क्लास का जो एक चैप्टर है ग्राफ वाला, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, आपको ग्राफ बनाने आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है इस ग्राफ में, आपको सिर्फ 10th के ग्राफ के चैप्टर देखने हैं, या फिर आपके 11th 12th में मैथ्स में आए हो तो उन्हें देख लेना है आपको। और देखो आप एक चीज़ देखोगे, मैंने इन दोनों पॉइंट को एक साथ नहीं रखा, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को एक साथ नहीं रखा, मैंने इसको थोड़ा नीचे लिया है और इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर। एक बार हाईएस्ट प्रेशर इसे मानना है, एक बार इसे पी ए नोट के लिए मैंने इसे मानना है। देखो ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देखो पी ए, हाँ ये मैंने माना है पी ए नोट के लिए, नोट के लिए हाईएस्ट, और ये मैंने माना है पी बी नोट के लिए हाईएस्ट। आप लोग देखोगे दोनों को मैंने इक्वल स्टेज पे ही रखा, क्योंकि एक लिक्विड है दूसरा भी लिक्विड है, बट दोनों के प्रेशर तो अलग अलग बनेंगे ना, तो एक को थोड़ा नीचे रख लिया, एक को थोड़ा ऊपर। अब इन दोनों को मिला देती हूँ मैं, कि भाई टोटल निकाला है हमने, पी ए और पी बी को दोनों को मिक्स किया था यहाँ पर, तो वेपर प्रेशर जो है एक जैसे नहीं बने, बट ये है कि हाईएस्ट स्टेज तक जो पहुँच गए तब मैंने उनको मिला दिया। तो टोटल क्या हो गए, पी ए प्लस ये टोटल हो जाएंगे पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ये ग्राफ था हमारा कि वेपर प्रेशर मेज़र करने का, कि जब x से 1 होगा, x से 1 होगा तब जब x से 0 होगा तब x भी 1 होगा, जब x से 1 होगा तब x भी 0 होगा। उस वक्त हमारे वेपर प्रेशर 0 होने पर 0 ही बनेंगे, और x से 1 होने पर प्योरेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे, सबसे हाईएस्ट। इन दोनों को मिलाया, फिर दूसरी लाइन ली, x भी 0 है तो 0 ही बनेंगे, ऐसे ही x भी 1 है तो हाईएस्ट पे चले जाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाया और टोटल यहाँ पर दोनों को आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था P टोटल, हमने निकाल लिया। दो अलग अलग लाइन बनी, ये लाइन PA, ये लाइन PA बराबर P नोट ए XA के लिए थी, ये वाली लाइन PA वाले के लिए थी, और ये वाली लाइन जो है ये PB के लिए, और ये वाली लाइन जो है ये टोटल के लिए PT। ठीक है, ग्राफ एक नेक्स्ट जो ग्राफ बहुत अच्छे से बना रखा है, उस ग्राफ में सारी चीज़ें समझा रखी है, आप लोग उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कर ना पाओ। ये अभी देखो एक चीज़ हो रही है इसमें, Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.